नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मैनचेस्टर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में धमाका, 19 लोगों की मौत, करीब 50 घायल। यूके पुलिस को आतंकवादी हमला होने का शक। सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील से अमेरिकी बाजार खुश, करीब आधा % ऊपर। एशिया की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव। डूबे लोन से निपटने के लिए आरबीआई का एक्शन प्लान, एनपीए के लिए बनी कमेटी का बढ़ेगा दायरा, रिस्ट्रक्चरिंग नियम बदलने की भी तैयारी। सरकार की कंपनियों को सख्त चेतावनी, एक्सक्लूसिव बातचीत में राजस्व सचिव बोले, जीएसटी लागू होने से पहले दाम न बढ़ाएं कंपनियां। मार्च तिमाही में 68% घटा गेल का मुनाफा, लेकिन आय और मार्जिन में बढ़त। कंपनी को 788 करोड़ का एक मुश्त घाटा। और आज आएंगे टाटा मोटर्स के नतीजे, मुनाफा 8.5% बढ़ने का अनुमान। जिंदल स्टील के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और मंगलवार की सुबह देख लीजिए, एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल हमने देखा है ग्लोबल स्थिति बेहतर होती हुई लगातार। बीते हफ्ते बुधवार को वो 370 पॉइंट का करेक्शन आया था डाउ में, और उसके बाद से लगातार बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस अमेरिका में एक रिकवरी देखने को मिल रही है उस तगड़ी पिटाई के बाद। और कल भी हमने देखा डाउ में ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास का उछाल था। अमेरिकन मार्केट आधे से 3/4% ऊपर। और ट्रंप साहब की जो पहली विदेशी विजिट है उसका फायदा मिल रहा है इस समय, और उस पर डिटेल में आगे बातचीत होगी। लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर्न, अनिल सिंघवी की कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। और अनिल का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल से बातचीत होगी और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब से भी करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले मैं ग्लोबल संकेतों में नीरज के पास जाऊं, उनसे समझूं मार्केट्स के किस तरह के रिएक्शन थे। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, यूके के मैनचेस्टर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में धमाके की खबर है। ब्लास्ट में 19 की मौत और करीब 50 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। धमाके की वजह का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन यूके पुलिस को आतंकवादी हमला होने का शक है। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो इश्यूज क्रॉप अप होते हुए, वैसे ही नॉर्थ कोरिया ने कल ऐलान किया कि एक उसकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है। तो वो सब कंसर्न से इमिनेट होती हुई। लेकिन चलिए, इस समय यूएस तो अच्छा कामकाज कर रहा है और ट्रंप साहब की विजिट पे फोकस है। सऊदी अरेबिया के बाद अब इजराइल जा चुके हैं वो। क्या चल रहा है और बाजार क्यों खुश हैं, इस पे बातचीत करने के लिए अब सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर और मेरे सहयोगी नीरज भाजपा जुड़ते हुए। खुशी का माहौल है, ऐसा क्या कर दिया ट्रंप साहब ने इस विजिट में नीरज? देखिए, 2 घटनाएं कल हुई। एक तो जो सऊदी अरब की उनकी पहली विजिट थी प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो वहाँ माहौल काफ़ी बढ़िया बना और बहुत बड़ी डील्स की गई हैं डिफेंस सेक्टर में। $100 बिलियन से ज़्यादा की डील करी गई। तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स थे, जो डिफेंस स्टॉक्स थे, उसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो बाजार उससे थोड़ा खुश हुआ कि ट्रंप बाहर निकले और बहुत बड़ी डील उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ करी है, डिफेंस डील। दूसरी वजह यह थी कि ओपेक की जो अनौपचारिक बैठक शुरू हो चुकी है, उसमें ये कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है कि प्रोडक्शन कट और आगे तक बढ़ा दिया जाएगा। उसकी वजह से ऑयल में थोड़ी तेजी बनी, तो उसकी वजह से तमाम जो उससे रिलेटेड स्टॉक्स थे, एनर्जी स्टॉक्स, उसमें तेजी बनती हुई दिखी। जियोपॉलिटिकल वाली जो 2 इश्यूज है, तो नॉर्थ कोरिया तो मुझे लगता है कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। वो रोज एक टेस्ट मिसाइल करता है, उसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है जो। लेकिन दूसरा ट्रंप का खुद का अपना मामला था, वो मामला भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब वो 24 तारीख को जब उनकी टेस्टिमनी होगी जेम्स कॉमी की, तो शायद वहाँ पे कुछ थोड़ी हरकत हो। अगर वो प्रूव कर ले गए, ये मान लिया गया कि हाँ इन्होंने बयान दिया था ऐसा कि अब जांच रोक दी जाए, तो शायद बाजार थोड़ा होगा। अदरवाइज बाजार उसको भी डाइजेस्ट कर चुका है और अब वो सिर्फ अच्छी खबरों पे रिएक्ट कर रहा है। धीरे धीरे अब हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं जब फेड की बैठक होने वाली जून के शुरुआती हफ्ते में, तो उसको भी बाजार ये मान के चल रहा है कि रेट हाइक होगी। और इसीलिए आप देखिए डॉलर थोड़ा थोड़ा मजबूत होना अभी से शुरू हो गया है। तो ये जो 3 फैक्टर मिलके
बाजार में चल रहे हैं। लेकिन मैं नेट एक लाइन कहूंगा कि बाजार इस समय सिर्फ अच्छी खबरें सुनने के मूड में है, इसीलिए रिएक्शन वैसे आपको दिखाई पड़ते हैं। तो कल की डील और कच्चे तेल में तेजी, ये एक लब्बो लुआब या ये नेट एक थीम थी अमेरिकी बाजारों की, इसलिए तेजी रही। और दुनिया के दूसरे किसी भी बाजार में ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। भारत के लिए अच्छा है, डॉलर थोड़ा और कमजोर हुआ है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, बाजार अच्छी खबरों पे खासतौर पे फोकस कर रहे हैं। और जहां तक वो फेड बैठक की बात है, वैसे आपको बता दूं, कल जो पिछली बैठक थी उसके मिनट्स रिलीज होने वाले हैं बुधवार देर शाम, और सब उस मिनट्स को बड़ा कीनली वॉच आउट करेंगे, क्योंकि अब अगला रेट हाइक जून में कहा जा रहा है ऑलमोस्ट है। तो किस तरह की कमेंट्री है, और साथ साथ कल के बाद परसों फोकस होगा वो ओपेक नॉन ओपेक देशों की बैठक, क्योंकि कच्चा तेल लगातार उछलता हुआ 55 के पार कामकाज हो रहा था। तो सबकी नजरें क्या वो प्रोडक्शन कट एक्सटेंड होगा या नहीं। तो ग्लोबल मार्केट्स में अब इस पे फोकस पहुंचता हुआ नजर आएगा, फेड के मिनट्स और उसके बाद ओपेक मीट के आउटकम पर। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, ऊपरी स्तरों से हम ठंडे पड़ रहे हैं। हालांकि अच्छी शुरुआत हुई, हफ्ते की अच्छी शुरुआत हुई, मजबूत शुरुआत हुई अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर ऊपरी स्तरों पर हम टिक नहीं पाए। एग्जैक्टली फ्राइडे को भी याद होगा आपको, ऐसे ही हुआ था। 95.05 के फ्राइडे को हाईज थे, वहां से हम पूरे गेन्स वाइप आउट करते हुए नजर आए थे। और कल भी 94.98 ऑलमोस्ट 9500 के हाईज थे, वहां से हम पूरा ठंडा पड़ गए और एकदम फ्लैट महज 10 पॉइंट के उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और आईटीसी इकलौता स्टॉक था, 6% मजबूत था, हैवी वेट है, वहां से कंट्रीब्यूशन आया। अगर आईटीसी ने ऐसा परफॉर्म नहीं करा होता तो मार्केट्स तो अच्छे खासे लाल निशान में आपको कल नजर आते। एफआईज की लगातार चौथे दिन बिकवाली 320 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में। लेकिन हां, अब वो डीआईआईज एक्टिव होते हुए उनकी तरफ से खरीदारी आती हुई, बहुत पैसा पड़ा, लिक्विडिटी बहुत है, और अब वो मार्केट्स में आती हुई 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईआईज की बाइंग। ऐसे में आज मूड कैसा है, आंकड़े क्या कहते हैं, रणनीति क्या हो। सीनवी सेवास के मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। कल भी, परसों मतलब फ्राइडे को भी ऊपरी सबसे ठंडे पड़े, वो 9500 के बियॉन्ड जाने में दिक्कतें हो रही हैं, और एफआईएस की लगातार बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। ऐसे में मेरी रणनीति क्या हो सर? गुड मॉर्निंग आशीष। ये बात तो सही है कि 9500 को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो अहम लेवल है वायदा कारोबार के लिहाज से, और एक्सपायरी का हफ्ता भी है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर तो आएगी। लेकिन ऐसा बाजार कमजोर वैसा भी नहीं है, और जब तक 9400 के ऊपर लगातार बंद हो रहे हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोरी के खास संकेत है, खरीदारी ही करनी चाहिए। 9375, 9400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। असली कमजोरी तभी होगी जब बाजार 9400 के नीचे क्लोज दे। जब तक 9400 के नीचे बंद ना हो तब तक डरने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है निफ्टी के मुकाबले में, और 22,600 अब बैंक निफ्टी पर अगला सपोर्ट लेवल है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो ट्रेडिंग रेंज 22,600, 22,900 की नजर आ रही है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन निफ्टी में खरीदारी करने में कोई दिक्कत नहीं। 9400 या 9375 के स्टॉकर्स के साथ तेजी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर फिर से 9500 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, और वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में तो जाहिर सी बात है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर फिर से होती हुई दिखेगी। मिड कैप्स में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। नीरज भी कह रहे थे ग्लोबल संकेत में कोई दिक्कत नहीं है, अनिल कह रहे हैं डोमेस्टिक भी क्यों जैसे कोई दिक्कत वाले नजर नहीं आते। खरीदारी करने के मौके होंगे। हाँ, बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे कल, सरकारी बैंक्स खासतौर पे एसबीआई प्रेशर में था, और बैंक निफ्टी शायद ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 9500 के टारगेट्स के लिए। एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता research.com के विवेक गुप्ता साहब अब मेरे साथ जुड़ते हैं। विवेक जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है, आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं इस समय बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। निफ्टी का अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो अभी भी बुलिश है। अगर नेक्स्ट 7 to 10 डेज की बात करें तो ओवरऑल निफ्टी बुलिश ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में निफ्टी में लगता है कि इंट्राडे में करेक्शंस आ सकते हैं। 1 से 2 दिन में निफ्टी में मुझे लग रहा है कि करेक्शन बना रह सकता है, तो मैं शॉर्ट करके चलना चाहूंगा 9500 के स्टॉप के साथ, और टारगेट रहेगा 9370 का। इंटरेस्टिंग। तो अनिल कह रहे थे खरीदें, विवेक कह रहे हैं बेचे, लेकिन दोनों की कॉल्स इंटरेस्टिंग है। लेवल सेम है, 9370 ये विवेक का टारगेट है, ये अनिल का स्टॉप लॉस था बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। विवेक का मानना है 9500 के स्टॉप के साथ सेल करें, और अनिल का मानना है वो आपके लक्ष्य होंगे अगर आप बाय करके चलें। तो ये रेंज है 9370 से 9500 की, वो लेवल जहां पे हम 2 दिन से अटक रहे हैं ऊपरी स्तरों पर। इस रेंज को आपको यानी कि स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। गैप अप खुले तो शायद बिकवाली करने के मौके, और गैप डाउन खुले या बाजार दिन के दौरान सुस्त पड़ा तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। विवेक जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज?
आईटीसी काफी अच्छा लग रहा है चार्ट में, कल भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। इसमें बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 298 से लेकर 299 की रेंज में मिलता है, 292 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करना चाहिए और ऊपर में 312 तक का टारगेट देखा जा सकता है। जिंदल स्टील में भी मेरा एक कंडीशनल बाइंग कॉल होगा। 116 का लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 113 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए और 119 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो आईटीसी जो कल का टॉप परफॉर्मर था, लंबे अरसे बाद वो ब्रेकआउट देखने को मिला है। खरीदें और साथ साथ जेएसपीएल में भी खरीदारी करने के मौके। विवेक जी आपका धन्यवाद। और बाजार के कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। बोनांजा पोर्टफोलियो एचडीएफसी बैंक खरीदें 1560 का स्टॉप, 1590 और 1600 तक के टारगेट्स के लिए। केआर चौकसी सिक्योरिटीज की आज की टॉप टेक्निकल बेट है ग्लेनमार्क, खरीदें 664 का स्टॉप लॉस होगा और 679 680 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और jkdviewpoint.com का मानना है मदरसन सूमी, खरीदें स्टॉक को 420 का स्टॉप होगा और 472 के टारगेट्स अगले 3 से 4 दिनों में हासिल हो सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो पांचों के पांचों कॉल्स बाय साइड के आते हुए। लेकिन इनके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से, बताने के मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। रडार पे क्या है? रडार पर है अडानी एंटरप्राइजेज, नेगेटिव खबर है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कार्माइल कोल प्रोजेक्ट में इनको निवेश करना था, लेकिन अब तक वहां की जो सरकार है वो रॉयल्टी को लेकर मसला सुलझा नहीं पाई है, तो यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही गेटवे दृष्टि पार्क का इसके लिए खबर आई है कि अमानसा होल्डिंग ने 24 लाख शेयर 237 के भाव पर खरीदे हैं। भाव है इस समय करंट मार्केट प्राइस 232 का, तो यहां पर थोड़ी बहुत अपमूव देखने को मिल सकता है। अमानसा होल्डिंग आकाश प्रकाश का फंड है, तो जाना माना नाम है। साथ ही क्लैरियंट केमिकल्स पर नजर रखिए, इनकी जो एक पेरेंट कंपनी है उसका विलय हुआ है हंट्समैन कॉर्पोरेशन के साथ, तो ग्लोबली स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में विलय हो रहा है। तो क्लैरियंट केमिकल्स के ऊपर इसका किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा, ये कंपनी ने अभी प्रेस रिलीज में कहा है कि उनको नहीं पता, कुछ दिनों में बताने वाले हैं, लेकिन ग्लोबली पेरेंट्स इनके मर्जर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही नजर रखिए रिलायंस कम्युनिकेशन पर, केयर ने डाउनग्रेड किया है इनकी लॉन्ग टर्म लोन की रेटिंग को, अब कर दिया है BB, पहले ये A- थी, तो इनके लिए एक झटका। साथ ही नजर रखिए पॉजिटिव साइड पर गोदरेज इंडस्ट्रीज पर अच्छे नतीजे आए हैं, तो यहां पर तेजी हो सकती है आज। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो आज एक्टिव रहने वाले हैं खबरों की वजह से, जिनमें आज एक्शन दिखने को मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट्स के लिहाज से भी दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए। कल बाजार बंद होने के बाद गेल के नंबर्स आए और आज टाटा मोटर्स के नंबर आने, जिसपे सोनम आगे बातचीत करेंगी। लेकिन पहले गेल के नंबर्स मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेशंस थी कि एक स्टेबल फ्लैटिश सा क्वार्टर रहने वाला है, लेकिन आय हमारी उम्मीद से बेहतर मोमेंटम दिखा रही है। 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, 13,600 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, 12,900 करोड़ रुपए के आसपास की स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी। पर कोर परफॉर्मेंस वीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 1900 करोड़ रुपए का EBITDA एक्सपेक्टेड, 1550 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन पे EBITDA आया है, उम्मीद से कहीं कम, और दबाव है EBITDA मार्जिन पर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूव होके 14.8% पाएंगे, दरअसल मार्जिन 11.5% पे इस कंपनी के, इसीलिए उम्मीद से कहीं कम मुनाफे में बढ़त है। और दिक्कत की बात यह है कि वन ऑफ था तो और मुनाफे में आपको प्रेशर ज्यादा देखने को मिला है। अदरवाइज गेल का ठंडा परफॉर्मेंस और वो सेंसेक्स से बाहर जाने का ओवरहैंग तो स्टॉक पे बना ही हुआ है। लेकिन टाटा मोटर्स क्या एक्सपेक्टेड है इस कंपनी से? मेरी सहयोगी सोनम मेहता अब जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं कैसे नंबर्स होंगे? गुड मॉर्निंग आशीष। टाटा मोटर्स के नतीजों में 3 हिस्से होते हैं, JLR के आंकड़े, स्टैंड लोन मतलब डोमेस्टिक कारोबार के आंकड़े, और फिर उन दोनों के मिला के कंसोलिडेटेड आंकड़े। JLR के आंकड़ों में सबसे अहम रहते हैं मार्जिन्स। 13% का अनुमान माना जा रहा है कि 13% पे मार्जिन्स आ सकते हैं पिछले साल की 16.2% के मुकाबले। यहाँ पर किसी भी तरह का एक बढ़ोतरी आती है या फिर 13% से बेहतर आंकड़ा कंपनी अगर डिलीवर करती है तो बाजार इसको बेहद ही पॉजिटिवली लेगा। स्टैंड लोन कारोबार की बात करें तो परफॉर्मेंस बेहद ही कमजोर रही है, जहां पर पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री तो अच्छी रही, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स का हाल बेहद ही खराब रहा है। साथ ही BS3 इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए कंपनी ने जो भारी डिस्काउंट्स दिए उसका मार भी मार्जिन्स पर पड़ेगा। स्टैंड अलोन लेवल पे कंपनी घाटा दर्ज करती हुई दिखाई देगी, लगभग 700 करोड़ रुपए की, पिछले साल के लगभग 500 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले मार्जिन्स 2.9% पे आ सकते हैं, पिछले साल के 7.1% के मुकाबले। ओके, तो कंपनी एक है, स्टॉक 2 है, ध्यान रखें, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR आज दोनों फोकस में रहेंगे। JLR की परफॉर्मेंस, JR का EBITDA मार्जिन फोकस में रहेगा।
13% के कोई भी ऊपर आंकड़ा अगर JLR के मार्जिन का आया, तो जैसे सोनम हाईलाइट कर रही थी, वो स्ट्रीट हाथों हाथ लेगा, खुश होगा। यहां पर लेकिन एक ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए आज कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, कैसे पैसा बनवाएंगे आज? जी, गोल्ड में आज मैं बाई की स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा। जिस हिसाब से गोल्ड में तेजी बनी हुई है यूएस में पॉलिटिकल टर्मोइल को लेके, तो मुझे लगता है ये तेजी बरकरार रह सकती है आज भी। तो बाई करके चलना बेटर रहेगा। एमसीएक्स गोल्ड 28,650 के लेवल से बाई करें और टारगेट 28,800 के लिए, और स्टॉप लॉस 27,590 का लगा के रखें। और साथ ही साथ मैं क्रूड में भी बाई की स्ट्रैटेजी दूंगा। जिस हिसाब से कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है एनसेक्स क्रूड पे $51 के लेवल के आसपास, तो मुझे लगता है थोड़ा डीप पे बाई करके चले आज। तो 3270 के लेवल से बाई करना बेटर रहेगा 3350 के लेवल के लिए, और स्टॉप लॉस 3240 का लगा के रखिए। और रुपया बेचने के मौके ढूंढे। 6420 का टारगेट होगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तो रुपया आज ट्रेड में शायद मजबूत होता हुआ नजर आए। तो सोना खरीदें, कच्चा तेल खरीदें और रुपया बेचने के मौके। रवि जी आपका धन्यवाद। और रुक करते हैं एक और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ। डूबे कर्ज से निपटने के लिए आरबीआई ने एक्शन प्लान जारी कर दिया है। इसके तहत एनपीए से निपटने के लिए दोबारा ओवरसाइट यानी निगरानी कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी के कामकाज का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही रीस्ट्रक्चरिंग के नियम भी बदले जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई क्रेडिट रेटिंग के फंड बनाने पर विचार करेगा और इसके लिए बैंक योगदान देंगे। इस मामले में बैंकों से बड़े डिफॉल्टर्स की जानकारी मांगी गई है। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज क्या है ये बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मुनाफाखोरों के खिलाफ सरकार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। सीएनबीसी टीवी 18 से खास बातचीत में राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कंपनियों को सलाह दी है कि वो जीएसटी लागू होने से पहले कीमतें ना बढ़ाएं। अढ़िया ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि मुनाफाखोरी के खिलाफ कानूनी डंडा चलाना पड़े। सुनिए। If there is any reduction on account of reduction in the tax rate or on account of more credit being available for a particular item, if there is any reduction in the overall tax incidence, the same should be passed down to the consumers. Now, this is a simple provision that we have put. Now, the question is that we do hope that we don't have to operationalize this section at all, but unfortunately, the real life situation is different. Already, I've started getting some reports that even before the rates were announced, some companies were hiking up the price of their products, in anticipation. My suggestion to all of them would be that for the time being, till GST is smoothly rolled out, they can hold back their price increases, और चलिए जाते जाते आपको बता दूं आज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है। सोनम मेहता बनी हुई है। सोनम बताएं। शुरुआत मारुति के साथ करना चाहूंगी। सीएलए से बेहद ही बुलिश हुआ है मारुति पे। उनका मानना है पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री या फिर उसका जो डिमांड है वो पिछले 2 महीने में जबरदस्त बढ़ा है। मारुति इसका की बेनिफिशियरी हो सकता है, बल्कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो वित्त वर्ष 2018 में डबल डिजिट ग्रोथ दे सकती है। तो मारुति पे बुलिश हुए हैं। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 7,600 से बढ़ाकर 8,100 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। यूबीएस अपने टॉप मिड कैप पिक्स के साथ आया है। इसमें 6 कंपनियां शामिल हैं। एमसीएक्स, पीवीआर, वोल्टास, इन्फोएज, डिश टीवी और नैस्डैक लिस्टेड मेक माई ट्रिप शामिल है। उनका मानना है इन सारे स्टॉक्स में या फिर इन सारी कंपनियों में दमखम है आगे चल के जबरदस्त ग्रोथ दिखाने के लिए। सीएलएसए ने बैंक ऑफ इंडिया पर रिपोर्ट निकाली है। अपनी बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य को मामूली तौर पर बढ़ाया है, 100 से 120 का अब लक्ष्य कर दिया है, जो मौजूदा भाव से लगभग 24% का डाउनसाइड डिलीवर कर सकता है। उन्होंने बिकवाली की सलाह इसलिए दी है क्योंकि उनका मानना है एसेट क्वालिटी बेहद ही खराब थी और आगे चल के कंपनी के मुनाफे पर दबाव बना रहेगा। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, ये पॉकेट्स हैं जो ब्रोकरेज के आज रडार पर हैं। इनको अपने फोकस में, अपने रडार पर रखें। लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। मंगलवार की सुबह इंडिकेशंस अच्छे हैं। हरे निशान के साथ शुरुआत होगी और इनफैक्ट
जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तब 18 पॉइंट का उछाल था और अब आपकी स्क्रीन पे 25 पॉइंट की मजबूती। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है मजबूती बढ़ती हुई नजर आ रही है, 1/4% से ज्यादा ऊपर है। एक्सपर्ट्स का मानना है 9370, 9375 से 9500 का एक दायरा है। अनिल मान रहे हैं खरीदारी करने के मौके होंगे, इन्हीं जोन्स में 9375 पे स्टॉप लगाएं, 9500 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और दूसरे एक्सपर्ट थे विवेक गुप्ता साहब, जिनका मानना है ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने के मौके होंगे। तो इसका एकदम रिवर्स, उनका मानना है स्टॉप लॉस 9500 पे लगाएं और 9375, 9370 के टारगेट्स पे आप अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि विवेक भी मानते हैं बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। मजबूती के साथ ही फिलहाल कामकाज देखने को मिलेगा। ये जो मजबूती आ रही है इसीलिए आ रही है क्योंकि बुधवार को जो डाउ की पिटाई हुई थी उसके बाद से लगातार अमेरिकन मार्केट में रिकवरी है। खासतौर पर जो ट्रंप साहब का पहला विदेशी दौरा है, जहां पे सऊदी अरेबिया में के बाद अब इजराइल पहुंचे, तो सऊदी अरेबिया में जो तगड़ी डील्स करी डिफेंस की, उससे काफी हद तक वहां पे डिफेंस कंपनीज और मूड सुधरता हुआ नजर आया यूएस में। तो क्योंकि ग्लोबल मूड सुधर रहा है, खरीदारी करने के भारत में मौके और डीआईआई ध्यान रखें एक्टिव हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रुझान रखें जो उनकी पसंदीदा बेट्स हैं, क्योंकि कल भी 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास डीआईआई ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।